हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज अपना प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 रहेगा और इसको एक बार शेयर कर दो। शेयर इसलिए कर दो क्योंकि ये प्रीमियर का वीडियो है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। शेयर करके आप और लोगों को जोड़ लोगे, और लोग जुड़ जाएंगे तो कंपटीशन देने में आसानी रहेगी। क्यों आसानी रहेगी? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को कमेंट जरूर करना। देखो कि कौन पहले आंसर दे देता है। जो पहले आंसर दे देगा तो ये समझ लो कि कंपटीशन का लेवल क्या आपसे ज़्यादा, उसका वो ज़्यादा सवाल आपसे तेज़ी से लगा सकता है। तो इस तरह से आप खुद कंपटीटर को बुला करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन जल्दी से आंसर दे देगा। कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी से टाइप करो, यानी कि इससे ही समझ आ जाएगा कि आंसर क्या है। तब आप समझ पाओगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और अभी आपको कितनी मेहनत करनी है। समझ गए ना? तो फटाफट इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करके लोगों को जोड़ लो। और कल से ऐसा करेंगे कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी बुला लो आप, ठीक है। उनको भी शेयर करके, ताकि ये हो सके कि यहाँ कंपटीशन हो जाए। एक प्रीमियर जरूर है। देखिए, ऑनलाइन आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन नहीं आ सकते तो कम से कम प्रीमियर में लाइव प्रैक्टिस तो कर सकते हो आप। समझ गए ना? होगा क्या कि जो कमेंट सेक्शन चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जिसने पहले आंसर दे दिया वो जल्दी से टाइप कर दे। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके नीचे कितने कमेंट आए। इसका मतलब आप रैंक में उनसे ऊपर, आपकी तैयारी का लेवल ये है। समझ गए कि नहीं? तो इससे ये फायदा मिलेगा। फिर कल जब आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो कल कोई और इम्प्रूव करेगा, तो आपको लोगों को आगे से नहीं निकलने देना है। समझ गए ना? इस तरह से होता है कंपटीशन। और जितने ज़्यादा लोग जोड़ लोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन। नहीं तो ऐसे आप कुछ लोग जोड़ करके सिर्फ 10-15 लोगों में ही कंपटीशन होगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ोगे और ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी कितनी तैयारी है और अभी हमें और मेहनत करनी है। फिर अगले दिन आप वेट करोगे कि आज तो मैं करके दिखाऊंगा इतने सवाल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसे फैला दो और सबसे कह दो कि चले आएँ। तो आज शुरू करते हैं, अब कल से ऐसा ही करेंगे। समझे ना? तो वेट करना कल का। तो आज स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। स्टार्टिंग मैथ से ही करते हैं। दिया है ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? हमें लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद कल भी आया था। बताओ आंसर इसका। रटा होगा आपको आंसर, कितना होगा? लो, तो ये तो कल भी सवाल आया था ना, कल के सेशन में भी था और आज भी है। तो आगे बढ़ें, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको समझा देते हैं। देखिए, ये किसी काम को 40 दिन में करता, बी कितने दिन में? 50 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 40-50 का एलसीएम कितना? ए अगर 40 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 50 दिन में, तो एलसीएम कितना हुआ? 200 हुआ ना। यानी 200 अपना क्या टोटल वर्क है, 200 अपना टोटल वर्क है। तो ए की क्षमता कितनी है? 5 है। बी की क्षमता कितनी है? 4 है। इतना हमें करना नहीं है पेपर में, ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है। फिर उन्होंने साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। अच्छा, दोनों मिल जाएंगे तो 5-4 9 9 और 5 दिन तक कितना काम करेंगे? 45। तो 45 काम हो चुका। टोटल वर्क 200 था, 200 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा? 155। और कह रहा है शेष काम ये अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता से भाग लगाओ 5 से। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 31 दिन। हटाओ इस सवाल को, अगला लगाइए। हाँ, इसका आंसर बताएंगे और बहुत तेजी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सब लोग मिलके देखो किसका आंसर पहले आता है। तो इससे ये पता चलेगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है, कौन कितना ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। किसी की रीजनिंग अच्छी, किसी की मैथ अच्छी। तो इस तरह से आप सब एक में जुड़ जाओगे। चलिए, तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल। कह रहा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। पदों का योगफल बटे पदों की क्या संख्या, ठीक है। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही है औसत। तो कह रहा पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत।
तो सबसे पहली बात तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n, n+1 2n+1 बाई क्या 6, ये होता है, जहाँ n पदों की संख्या, n+1 2n+1 बाई 6, ये हो गया योगफल। अब औसत निकालना है तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। n से n काट दो, ये n ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो n का मान कितना 7 है, तो 7 और 1 8 गुणे 7 दूनी 14 और 1 15, भाग कितने से लगा रहे हो 6 से, 6 से ये कटेगा कितनी बार में, मतलब 3 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में, 5 चौके 20, सवाल खत्म, आंसर। ठीक है, तो जिनका आंसर सही है वो, जिनका आंसर सही हुआ करे वो टिक लगा लिया होगा, हाँ मेरा ये कंफर्म हो गया, मेरा सही है, हमने सही कर लिया। अगला, हाँ देखो अगला सवाल आपके सामने आ गया, बहुत तेजी से लगाओ और जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अच्छा कुछ लोग इसमें से आंसर रट के भी बैठे होंगे, क्या होगा आंसर, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, कह रहा है 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त एसआई 9,750 है, यानी 5 साल में, 5 साल के अंत में 15,000 रुपए की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो 9,750 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तब ब्याज कितना होगा। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, 15,000 अपना क्या मूलधन, 15,000 मूलधन, इस पर 5 वर्ष में जो ब्याज मिलता वो है 9,750 रुपए, यही तो है 9,750, ये ब्याज है आपका, लेकिन ब्याज की दर तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया कि R% मान ली, दर कितनी मान ली R%। कह रहा है रेट अगर कम हो जाए, रेट क्या हो जाए कम, कितना कम हो जाए 3% कम हो जाए, तो समझना, तो मूलधन तो वही रहेगा ना 15,000, मूलधन वही रहेगा 15,000, और R% की रेट से 5 साल में आपको 9,750 रुपए तो मिल ही रहा था, मिल रहा था ना, लेकिन अभी रेट 3% कम हो गई। अगर रेट 3% कम हो गई तो ब्याज भी 3% की दर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 3% की दर से 5 साल में कितना ब्याज, 15%। ठीक है, तो 15,000 का कितना हो जाएगा, 15,000 का 15%, बस यही आंसर। तो 0000 ये कट गया, 15 15 225, तो 9,750, 15 गुणे 15 225, यानी 2250 और माइनस हो जाएगा 0057, यानी 7,500 सवाल का क्या आंसर। क्यों, रेट घट रही है तो ब्याज घट जाएगा। अच्छा रेट बढ़ रही होती तब तो ब्याज बढ़ जाता, रेट घट रही है तो ब्याज घटेगा, रेट बढ़ रही होती तो ब्याज बढ़ जाता, बस यही आंसर है। ठीक है, ये मेथड्स को नोट करते हुए चलना, अभी तो फिलहाल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ले, किसका सही हुआ, ईमानदारी से अपना अपना सही टिक करना। तीसरा था ये, चौथा, देखो चौथा सवाल आ गया, अब जल्दी से आंसर बताओ इसका। बस टाइम खत्म, इससे ज्यादा टाइम का सवाल ही नहीं है। शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है, वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो शेखर यहाँ से यहाँ गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस लौटा, वापस रिक्शे से आया 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो डिस्टेंस तो सेम तय करी है इसने, तो हमसे पूछा औसत चाल, सवाल खत्म। औसत चाल बराबर होता है 2xy, यानी 2 गुणे 8 गुणे 2 गुणे चालों का योग गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा, तो 24 और 8 हो जाएगा आपका कितना 32।
ठीक है, 8 चौका 32, 4 छंग 24, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, कैसे निकाला? देखो, एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। बहुत बेसिक सा सवाल, बस इसी से लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x से गया, y से लौटा, x प्लस वाई, खत्म सवाल। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान से पेपर में सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते। चलिए, हाँ, लेकिन आपकी स्पीड कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला देखो। ठीक है, तो किसका सही हुआ? 12, डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से सवाल है। लिखा है, शंकु छिन्नक के आकार वाली बाल्टी की शीर्ष और तली की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर। कह रहा बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ ही नहीं है सर, समझ ही नहीं है सवाल। ये शंकु क्या, छिन्नक क्या? अरे शंकु तो आपको पता है ना, देखो समझाते हैं। ये रहा आपका शंकु। ठीक है, ये आपका क्या है? शंकु। ठीक, अगर शंकु को आधार के समांतर एक ब्लेड लिया, आरी लिया आपने, और इसके समांतर मतलब बिल्कुल ऐसा उठाना यहां तक, ये जो है समांतर है। समांतर का मतलब बीच की डिस्टेंस सेम, और आरी लिया और बीच से यूं काट दिया और ये काट के हिस्सा अलग। ठीक है, तो ये ऊपर से गया, आरी लिया, मारा, कट के अलग हो गया, तो ये क्या बन गई? बाल्टी। ठीक है, बाल्टी। इसको छिन्नक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छिन्नक। छिन्नक, बाल्टी, फ्रस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, छिन्नक, बाल्टी या फ्रस्टम बोल लो। अब देखो, इसमें दो त्रिज्या है। ये छोटी वाली त्रिज्या है और ये बड़ी वाली त्रिज्या है, और ये आपकी हो जाएगी क्या? ऊंचाई h, और ये आपकी हो जाएगी स्लेंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन वॉल्यूम V बराबर 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर प्लस R इंटू R। ये है इसके आयतन का क्या फार्मूला? छिन्नक के आयतन का फार्मूला। बस फार्मूले पे ही सवाल रखना है। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई का मान कितना? 22/7। अच्छा, कैपिटल R कितना है? देखो, एक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दूसरी 10 है, कैपिटल R 20 है, तो 20 का वर्ग करोगे कितना होगा? 400। 10 का वर्ग करोगे कितना होगा? 100। 20 गुणे 10 करोगे कितना होगा? 200। और ऊंचाई यानी गहराई 24। ऊंचाई बोल लो चाहे गहराई बोल लो, सवाल में तो यही बोला है। बस इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। 400, 200, 4 2 6, 6 और 1 7, 700। 700 का 7 कटा 7 से, ठीक, 100 बचा, 100 का गुणा 22 में होगा 2200, तो 2200 ये बन जाएगा आपका। और 3 से 24 गया कितनी बार में? 8 बार में। 8 से और गुणा लग जाएगा। 00, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17,600 अपने सवाल का क्या होगा? आंसर। ठीक है ना, तो 17,600 यानी कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? डी आंसर। तो कुछ सवाल थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे था। फार्मूला अगर हमें पता है तो ये आसानी से लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट किस पे था? फार्मूले पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, यहाँ टाइम थोड़ा सा गया, आगे टाइम बच जाएगा। टाइम वाइम नहीं गया, ये तो मैं आपको समझाया हमने ना बिखेर के, तब इतना लगा। और ये सब नोट कर लिया करना। चलिए अगला सवाल।
अगले सवाल का हमें जल्दी से आंसर बताओ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना 3 बचता है। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 120, और 3 ऐड किया, 5, 6, 8 का एलसीएम 120 ही आएगा। ये मेंटली निकाल सकते हो आप। बड़ी संख्या को ही एलसीएम मानते हैं। 4 दूनी 8, 7 की कमी है, 5 की भी कमी है, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 7 चौके 28, नहीं 243 आएगा, 120 नहीं। 5 चौके 20, कितना कर दिया हमने 8 पंचे 40, अरे 8 पंचे 40 और 4 सत्ते 28, 40 यानी 400, 5 अठे 40, क्या क्या है, ओहो डाटा ही गलत लिख दिया हमने। 5 है, 6 है और कितना है 8 है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यही तो बताया था। बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। 5 नहीं है इसमें, 5 से गुणा लगा दो। 5 नहीं, 5 से गुणा लगा दो। 3 नहीं है, 3 से गुणा लगा दो। 5 या 15 अट्ठे 120, हाँ 120 ही होगा। 120 और 3 123, खत्म सवाल। बस मेंटली करने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। सातवां सवाल आपके सामने है, आंसर बताओ। आंसर बताइए इसका कितना होगा। बोलो भाई बोलो। किसी दुकानदार को 25% लाभ होता है यदि वह 2500 अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ कोई वस्तु बेचता है। उसका लाभ ज्ञात करें। देखो 25% का लाभ होता है। आप एक बात ये याद रखो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य का मतलब जो पैसा अपनी जेब से लगाया उसी पे होता है प्रॉफिट और लॉस। और 2500 रुपए आपका क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क प्राइस, यानी जो लेबल प्राइस होता है, जो आपको स्टिकर लगा के लिखा होता है। 10% छूट, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखो 25% लाभ यानी सीपी पे हो जाएगा 25% का लाभ। तो ये लाभ हो गया, तो ये एसपी बन गया। लाभ और हानि के बाद एसपी बन जाता है। और 2500 रुपए आपका क्या है, 2500 रुपए आपका है एमपी। एमपी पे 10% डिस्काउंट यानी सामान गया 90%। तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये दोनों बातें आपस में क्या बराबर रहेंगी। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, है ना। 25 से 125 5 बार में, और 5 से इसको काट दो कितनी बार में, 20 बार में। 9 दूनी 1800। सीपी आपका आ गया कितना 1800। सीपी 1800 आ गया। पूछा है उसका लाभ, 25% लाभ होता है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका 1/4 निकाल दो। आधा करोगे 900 हो जाएगा, फिर आधा करोगे तो 750 रुपया का लाभ हो गया। ओ सॉरी 450। 450 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। बस खत्म सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला सिंप्लीफिकेशन, बताइए इसका आंसर कितना होगा भाई, बोलो। ले लो टाइम ले लो और आंसर बताओ। बस चलो देखो, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 108 भागे 18 गुणे 3, ध्यान देना कहीं गलती ना हो जाए हमसे लिखने में, -64 गुणे 2, लेकिन आप बताओगे कैसे, तो हम ही ध्यान देते हैं। 32 प्लस 80 भागे 5 का 4,
सही है ना? सही है। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस सवाल है, सारे एग्जाम्स में आता है। बोर्ड मास देखिए, कभी भी आप भाग, का और गुणा ये सब एक साथ किया करो, और पहली स्टेप में यही करना है, दूसरी स्टेप में आपको करना है जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो चलो देखो पहले क्या करेंगे, तो 5 चौका 20, 5 चौके कितना 20, और 20 से 80 में भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, यानी ये पूरा हिस्सा खत्म, 4 बचा, छोड़ दो उसको। इधर आ जाओ, इधर पहले क्या होगा, भाग है ना, इधर पहले आपका भाग होगा, तो 2 से भाग लगेगा 32 में, तो 32 में 2 से भाग लगाओगे 16, 16 चौके 64, 4 यहाँ आया, यहाँ भी छोड़ दो। ठीक है, तो फिर इधर आ जाओ, इधर देखो पहले 18 से भाग लगेगा, 18 छक्का 108 और 6 त्रिक 18, 18 छक्के 108 और 6 त्रिक 18, तो 18 ये माइनस का 4 वो प्लस का 4 कट गया, तो 18 आंसर, बी आंसर, खत्म सवाल। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लगाइए, इसका आंसर बताइए। देखिए दिया है, चावल की 2 किस्में एक साथ मिलाई जाती हैं। पहली किस्म की कीमत 65 रुपये प्रति केजी और दूसरी किस्म की कीमत 95 रुपये प्रति केजी। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें चावल की दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 83 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो पहली किस्म की कीमत कितनी है, 65 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी किस्म की कीमत कितनी है, 95 रुपये प्रति केजी। ठीक है, फिर कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें चावल की दोनों किस्मों को मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत, अच्छा इनको मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसकी कीमत होगी 83 रुपये प्रति केजी। तो हमसे पूछा किस रेशियो में मिलाया जाए। ठीक है, तो देखो ये मध्यमान होता है, इससे ये बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। तो बस करना क्या है, डिफरेंस लेना है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितने का, 83, 7, 90, 7, 5, 12 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 12 का। अच्छा यहाँ डिफरेंस कितने का, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1, तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी 2:3। खत्म सवाल, सी आंसर। बस इतना सा था सवाल, 2:3। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10। लो जी, सवाल नंबर 10 आ गया, बार ग्राफ। बोलो फटाफट से आंसर करो। देखिए कह रहा निम्न बार ग्राफ में किसी विद्यालय की कक्षा 11th के सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंकों को दर्शाया गया। अब देखिए सेक्शन ए का जो है ब्लू है और सेक्शन बी का आपका ऑरेंज है ना, 2 सेक्शन है। पूछा है किस विषय में दोनों सेक्शन के औसत अंकों में अंतर सबसे अधिक है। ऑप्शन से चलो, अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में 76, 83 यानी 4, 3, 7, अंग्रेजी में 7 का अंतर। सामाजिक विज्ञान में देखो, सामाजिक विज्ञान में है 4 का अंतर, कम है। विज्ञान में देखो, विज्ञान में कितना है, 78, 69 यानी कितने का अंतर है, 8, 1, 9 का अंतर। ठीक है, फिर गणित बचा, गणित में देखो 83 और कितना है 95, तो कितने का अंतर है, 7, 5, 12। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा अंतर है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैथमेटिक्स यानी ऑप्शन डी टिक करेंगे और यही अपने सवाल का क्या आंसर। ठीक है, तो मैथ का सेक्शन तो इसी के साथ खत्म हो गया। अब मिला लो किसने कितने सही किए। ठीक, और नहीं सही किए कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करना। ठीक है, चलिए तो अब रीजनिंग के सेक्शन पे आते हैं। तैयार हो जाओ रीजनिंग लगाने के लिए।